नमस्कार मित्रों, आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत में गठबंधन की राजनीति। 1950 में भारत में जिस संविधान को अंगीकृत किया गया और जिससे लागू किया गया, उसके तहत भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इस संसदात्मक व्यवस्था के तहत जो चुनाव में पार्टी चुनकर बहुमत में आती है, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उसी के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है और उसी दल का जो नेता चुना जाता है चुनावों के पश्चात, वह केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका में और राज्यों में मुख्यमंत्री की भूमिका में अपने पद की शपथ लेता है। भारत में इसी व्यवस्था के तहत जो चुनाव कराए गए, उन चुनावों में स्वतंत्रता के पश्चात से अब तक एक परिवर्तन का दौर रहा है, एक गत्यात्मकता बनी रही है, जिसमें कि राजनीति के विभिन्न स्वरूप हमें स्पष्ट रूप से दिखलाई देते हैं। उसी स्वरूप में एक प्रमुख स्वरूप है गठबंधन की राजनीति। जो राजनीति है वह, या जो व्यवस्था है भारत में, वह उस तरीके की उभरी है स्वतंत्रता के पश्चात, जहां पर जो दल बहुमत में आए, या तो उनके द्वारा सरकारों का गठन किया गया, या बहुमत न आ पाने की स्थिति में जो दल थे उन्होंने गठबंधन की राजनीति करके सरकारों का गठन किया है। ऐसी अवस्था में जहां पर कि कोई भी दल बहुमत में नहीं आता है, तो बहुत सारे अन्य दलों के साथ दो या दो से अधिक दल जब मिलकर सरकारों का गठन करते हैं, तो उन्हें गठबंधन की सरकारें कहा जाता है। गठबंधन की सरकारों को अब भारत में स्वीकार किया जा चुका है, क्योंकि पिछले 7 दशकों का अनुभव दर्शाता है कि राज्य एवं केंद्र दोनों ही स्तर पर गठबंधन सरकारें किसी न किसी समय में और किसी न किसी रूप में विद्यमान रही हैं। भारत में जो गठबंधन किए गए हैं, उन गठबंधनों के पीछे जो राजनीति है वह केंद्र एवं केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर उनमें जहां स्वरूप की भिन्नता है, वहां लक्ष्यों की, उद्देश्यों की भी भिन्नता दिखाई देती है। स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 2 दशकों तक जो भारत में राजनीति की दिशा रही थी, वह थी कांग्रेस दल का आधिपत्य, अर्थात जो डोमिनेंस था वह कांग्रेस दल का था और उसी कांग्रेस दल के द्वारा केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकारों का गठन किया जा रहा था और सरकारों का सफल संचालन भी किया जा रहा था। परंतु 1967 के चुनाव में, या उसकी भूमिका अगर हम कहें तो पहले ही बननी आरंभ हो चुकी थी, परंतु इस चुनाव में जो हुए थे उसमें लगभग आधे से अधिक राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों की सरकारों का गठन हुआ था। ये जो सरकारें थीं, उनका गठन के पीछे जो एक राजनीति थी, या जो उनका प्रमुख उद्देश्य था, वह था कि कांग्रेस दल को जो 2 दशक से सत्ता पर काबिज थी, उसको सत्ता से बाहर रखना, और उसी के साथ इन दलों का जो और प्रमुख उद्देश्य था वह था सत्ता प्राप्त करना, क्योंकि ये दल अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में जनता की अपेक्षाओं के आधार पर उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए चुनावी मुद्दे बनाकर, जहां पर यह चुनावों में जीतकर आ रहे थे, वहीं सत्ता से अभी भी दूर बने हुए थे। क्योंकि वह बहुमत प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे। तो जो 1967 के चुनाव हैं, उनमें जो एक खंडित जनादेश आया, उसने उस गठबंधन की राजनीति को और बढ़ा दिया, या हम कहें कुछ क्षेत्रों में उसका उदय होना आरंभ हुआ। जो पहले आरंभ हो चुका था वहां पर यह और मुखर होने लगी, और जो नए दल बने उनको भी यह आशा और उनकी भी यह उम्मीद बनने लगी कि अगर वे दल भी बेहतर अवस्था में होंगे तो वह भी इस गठबंधन की राजनीति के तहत सरकारों का हिस्सा बनेंगे।
ये जो गठबंधन की राजनीति थी उसको जो भारत में स्वीकार किया गया, उसे हमें जो प्रमुख रूप से दिखलाई देता है वह है चुनाव के पहले और चुनाव के पश्चात के गठबंधन। अर्थात चुनाव के पूर्व वह गठबंधन है जो कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत राजनीतिक दल एक साथ मिलते हैं, कुछ अपने सामान्य नियम बनाते हैं, सामान्य लक्ष्य रखते हैं, उद्देश्य रखते हैं और उन्हीं उद्देश्यों लक्ष्यों के साथ में वह चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले और चुनाव के पश्चात भी जनता के मध्य अपने उस अलायंस के साथ, अपने उस गठबंधन के साथ जनता में जाते हैं और जनता के मध्य जाकर अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को, उन्होंने जो लक्ष्य उद्देश्य है अपने घोषणा पत्र में, साझा घोषणा पत्र जब जारी करते हैं उसमें वो जारी करते हैं, जनता के मध्य लेकर जाते हैं और उसी साझा घोषणा पत्र के आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं। दूसरे प्रकार के जो गठबंधन है वह उस रूप में उभर कर आए जब चुनावों के दौरान या चुनाव के पश्चात किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला या इस तरीके का जो जनादेश था, उस जनादेश में सरकार बनाना जब असंभव हो रहा था तो दो दल या दो से अधिक दल एक साथ मिलकर आए और उन्होंने सरकार बनाई और सरकार का संचालन किया। अब ये जो गठबंधन थे ये निश्चित रूप से उस समय की देन है जब भारत में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो विचारधाराओं में साम्यता वाले दल थे वो एक साथ आ रहे थे, परंतु इस स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। भारत में केंद्रीय स्तर पर पहली बार 1977 में जो जनता दल की सरकार, जनता पार्टी के द्वारा जो सरकार का गठन किया गया था वह भी गठबंधन की सरकार ही थी, जिसका उद्देश्य कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना और केंद्रीय स्तर पर सत्ता में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य था। सरकार केंद्रीय स्तर पर बनी, सभी दलों ने अंदर से बाहर से रहते हुए सरकार का समर्थन किया, परंतु सरकार चलाने का अनुभव न होने के कारण और सभी राजनीतिक दलों की राजनीतिक इच्छाएं, उनके उद्देश्य बहुत अधिक होने के कारण यह सरकार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। इसी का परिणाम था कि दोबारा से फिर कांग्रेस दल की जो सरकार है वो केंद्र में स्थापित हुई। इस प्रकार की प्रवृत्ति राज्यों में भी देखी जा रही थी कि वही राजनीतिक इच्छा, वही सरकार में अधिक से अधिक अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के कारण राजनीतिक दलों के संघर्ष भी स्पष्ट रूप से सामने आ रहे थे। 1980 के पश्चात जो राजनीति का दौर आरंभ होता है वह गठबंधन की राजनीति है, जिसमें जो दल हैं वह किसी भी आधार पर विचारधारा में साम्यता न होते हुए भी एक दूसरे के साथ अलायंस करके, गठबंधन करके सत्ता प्राप्त करना अपना प्रमुख उद्देश्य रखते हैं और राज्य स्तर पर इस प्रकार की राजनीति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यही परिणाम 1990 के पश्चात से 1989 का जो चुनाव है वहां से 99 तक की जो राजनीति है उसमें भी उन्हीं विशेषताओं को प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। यह वह राजनीति का दौर है, यह वह गठबंधन की राजनीति है जहां पर जो विशेषताएं या जो ट्रेंड इस समय पर दिखलाई देते हैं, उन्होंने जो राजनीति है, गठबंधन की राजनीति है, उसमें वो सारी चीजें जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कैसे साम्यता नहीं रखती उनका समावेश हो चुका था। यह समावेश था अवसरवादिता की राजनीति। अवसरवादिता की राजनीति के तहत जो राजनीतिक दल के सदस्य थे, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल के थे, जो क्षेत्रीय स्तर की राजनीति के दल थे, उन दल के सदस्य अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए वह राजनीतिक दलों से निष्ठा परिवर्तित करके दूसरे दलों में सम्मिलित होते जा रहे थे। और यह सम्मिलित होना एक समय में इतना अधिक हो गया था कि जनता के लिए यह समझ पाना कि किस
राजनेता को उन्होंने किस दल से चुनकर भेजा है और अब वह किस दल में है, उनके लिए यह समझ पाना निश्चित ही एक कठिन कार्य हो चुका था। पर इस अवसरवाद की जो राजनीति थी उसके पीछे जो प्रमुख कारण रहा वह था सत्ता प्राप्ति में अपनी सहभागिता बनाए रखना, क्योंकि एक बार सत्ता में बने रहने के पश्चात उसे बनाए रखना, उसके लिए राजनीतिक दलों के द्वारा और निर्दलीय दल सदस्यों के द्वारा भी इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार किया जा रहा था। गठबंधन की राजनीति के तहत जो विचारधाराएं थी उसका विलुप्तीकरण हो रहा था, अर्थात जो राजनीतिक दल भारत में बने हैं उन राजनीतिक दलों के पीछे एक विचारधारा है और उसी विचारधारा के तहत ये दल अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। लेकिन सत्ता प्राप्ति की बलवती इच्छा और किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद के आधार पर अपनी सत्ता को बचाए रखने का परिणाम रहा कि इन दलों के द्वारा अपनी विचारधाराओं से साम्यता ना रखते हुए दलों के साथ भी अपने गठबंधन किया गया, कि अर्थात दो विभिन्न विचारधारा वाले या दो से अधिक विभिन्नता रखने वाले विचारधाराओं के आधार पर जो दल थे वो एक साथ आ रहे थे और राजनीति में अपना जो उनका सहभागिता थी उसको बनाकर रख रहे थे। यही जो राजनीति है उसने दल बदल की राजनीति को इतना प्रभावी बना दिया था कि दल बदल एक इतना आसान कार्य हो गया था कि व्यक्ति किस पार्टी से वो चुनाव लड़ा है, किस पार्टी से वो आया है, किस पार्टी की सरकार में वह है और कब वह अपना दल बदल रहा है, इसको आम आदमी के लिए, चूंकि लोकतंत्र में यह व्यवस्था है, भारतीय संविधान के तहत भी जनता को सुप्रीम माना गया है या अंतिम जो सत्ता है वो जनता में निहित होती है। तो यदि जनता में यह सत्ता निहित है तो उसके लिए जहां पर अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजने का अधिकार है, उसको ये भी अधिकार होना चाहिए कि जो प्रतिनिधि उन्होंने चुनकर भेजे हैं वो राजनीतिक प्रक्रिया में किस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं, यह भी उनका अधिकार बन जाता है भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत। परंतु दल बदल की राजनीति ने, सत्ता प्राप्ति की लालसा ने इस प्रवृत्ति को इतना बढ़ा दिया था कि भारत में सरकार के द्वारा दल बदल विधेयक जो है उसको लाया गया। उसके तहत जो नियम बनाए गए उसने कुछ सीमा तक, या हम कहें बहुत कुछ सीमा तक, दल बदल पर प्रतिबंध लगाया, उसको कम किया, लेकिन जो उसका स्वरूप था वह दूसरे स्वरूप में सामने आने लगा था, जिसे वर्तमान राजनीति में भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि किस प्रकार से जो सदस्य हैं उस दल बदल विधेयक के तहत जो उसको निषेध करता है, उसमें जो निर्धारित संख्या रखी गई है उसके तहत वह दूसरे दलों में या अपना दल जो है वो अलग से बना लेते हैं। तो उसके तहत भी वो दल बदल को जो सीमा है उसी के रहते हुए उस प्रक्रिया को वह बनाए हुए हैं। यह राजनीति है जहां पर कि गठबंधन की राजनीति किसी भी आधार पर सत्ता प्राप्त करना चाहती है और उन्हीं के लिए जो जनता के समक्ष वो मुद्दे लेकर जाते हैं, वो मुद्दे वो क्षेत्र के आधार पर होते हैं कि जनता उन्हें अपने क्षेत्र से चुनकर दोबारा भेजेगी या उनको सत्ता में बनाए रखना चाहती है, वह उन्हें अधिक से अधिक बार चुनकर भेजे, उसके दल के सदस्यों को अधिक से अधिक बार चुनकर भेजे, जिससे कि क्षेत्रीय आधार पर प्रमुख दल के रूप में उभरने के परिणाम स्वरूप जो व्यवस्था है उसके तहत वो सरकार में बने रहेंगे। तो क्षेत्रीय जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए भी वह इस तरीके की गठबंधन की राजनीति का सहारा लेते हैं। गठबंधन की राजनीति का एक परिणाम है कि जहां पर जो छोटे दल हैं उन्हें यह अवसर मिल जाता है कि जिन अपेक्षाओं के आधार पर वह चुनकर आए हैं, जो मांगे हैं उस क्षेत्र की जनता की, जिन्हें वह अपने क्षेत्रीय दल के रहते हुए पूरा नहीं कर सकते, तो वो राजनीति में सरकार के गठन में आकर वह उनको पूरा करने में सफल या साकार रूप को प्रदान कर सकते हैं। परंतु जब यह
अपेक्षा या आकांक्षा लोगों की इन दलों के अधिक लालसा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो यह गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा देती है कि उस राजनीति में, उस गठबंधन में बने रहने के लिए किस प्रकार से वह राजनीति प्रक्रिया को मैनिपुलेट करते हैं, अपने अनुसार बना लेते हैं, वह और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में जो इस प्रकार की गठबंधन की राजनीति रही है, उस गठबंधन की राजनीति का ही परिणाम है कि राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर जो सरकारें बनी, उनमें दोनों ही स्तरों पर गठबंधन की राजनीति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। यद्यपि ये जो गठबंधन है, जहां पर इस स्वरूप में सामने आए थे कि एक स्थिर सरकार देने के लिए और जनता की ने जो जनादेश दिया था उनको पूरा करने के लिए, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, परंतु यह जनादेश जहां पर सरकारों के गठन तक तो सही साबित रहा, लेकिन ये दल या गठबंधन की राजनीति वह स्थिरता प्रदान करने में नाकामयाब रही है, या अगर हम कहें तो बहुत कुछ सीमा तक यह असफल रही है। असफलता के पीछे जो प्रमुख कारण है वह है सत्ता प्राप्ति। अगर एक दल की सरकार, जो गठबंधन बना है, वह राजनीतिक दल या निर्दलीय दल अगर उस गठबंधन की सरकार का हिस्सा होते हैं और किन्हीं कारणों से उस दल की सरकार गिर जाती है, वह दल सत्ता से बाहर हो जाता है और दूसरे दल के द्वारा यदि सत्ता में आती है, उस सरकार का गठन किया जाता है, तो वही दल जो प्रथम सरकार में एक अपनी सहभागिता बनाए हुए थे, सरकार का अंग थे, वह तुरंत दूसरे दल के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है उसमें अपना हिस्सेदारी बना लेते हैं, अपनी भागीदारी बना लेते हैं, जो कि एक मूल्यों के साथ में, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ में कंप्रोमाइज है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कमजोर करता है। तो बहुत सारी सरकारें जो हैं समय से पूर्व या तो वो गिर गई या उनको गिरा दिया गया। यह सब गठबंधन की राजनीति का ही परिणाम था कि भारत में केंद्रीय स्तर पर जो 1989 से 1999 तक का जो काल है, उसमें कई सारे सरकारें बनी और वह बर्खास्त होती रहीं या वह जाती रहीं। उसके पीछे यही अवसरवादिता की राजनीति थी, यही मूल्यों के साथ समझौता था कि जो उनको, उन सरकारों को समय से पूर्व ही अस्थिर बनाकर उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। गठबंधन की राजनीति में भारत में राजनीतिक दल मूल्यों के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समझौता कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अर्थात जो उनकी विचारधारा से साम्यता नहीं रखते, उन देशों के साथ, उन राजनीतिक दलों के साथ समझौता करते हुए वे आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पर तो इस तरीके की राजनीति भी भारत में रही है कि यदि राज्य में उस दल विरोधी दल के रूप में रहा है, विरोधी दल के रूप में उसने चुनाव लड़ा है, तो वहीं पर केंद्र की राजनीति में वह सरकार के अंग के रूप में बना रहा है। तो इस प्रकार का जो विरोधाभास है, ये इसने भारत में गठबंधन की राजनीति के स्वरूप को ही चेंज कर दिया। गठबंधन बहुत अच्छा है यदि वह समान विचारधाराओं वाली राजनीतिक दलों का है, समान जो उनके लक्ष्य हैं, समान उद्देश्य हैं, उन दलों के मध्य है, परंतु उन दलों के मध्य ना जिनमें विचारधारा में साम्य है, जिनके लक्ष्य और उद्देश्य भिन्न हैं, जनता के मध्य विभिन्न उद्देश्यों को लेकर जाते हैं, मैनिफेस्टो बिल्कुल अलग होते हैं, तो वहां पर इस तरीके के गठबंधन निश्चित रूप से राजनीति का शिकार हो जाते हैं। भारत में भी समय समय पर इसको भिन्न भिन्न प्रकार से देखा जा सकता है, जहां पर ये दल या दलों का जो गठबंधन बना वो सरकार बनाने के लिए था, स्थायी सरकार प्रदान करने के लिए था, परंतु ये देखा गया कि इस गठबंधन की राजनीति के तहत ना ही वो स्थिरता आ पाई और ना ही जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा गया था या इन दलों के द्वारा बनाया गया था, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में इन दलों के द्वारा भूमिका निभाई गई थी। भारत में जो गठबंधन का एक दूसरा दौर है वह है कि जहां पर केंद्रीय स्तर पर दो गठबंधन किए गए हैं, जिसका एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और दूसरा
यूपीए है जिसका नेतृत्व कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और एनडीए का जो नेतृत्व है वो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो 2004 के पश्चात, बल्कि उससे पहले हम बात करें 1999 के पश्चात जो सरकारें बन रही हैं, इन दोनों गठबंधनों के तहत बनी हुई हैं और उन्हीं के द्वारा राज्य, केंद्र में भी और राज्यों में भी सरकारों का गठन किया गया है और सरकारों को केंद्र स्तर पर 5 वर्षों के लिए सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। वर्तमान में जो भारत में केंद्रीय स्तर पर सरकार है उसका गठबंधन का स्वरूप भी, यद्यपि यह एक गठबंधन की सरकार है, परंतु वह उसका एक भिन्न रूप है जिसमें इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के तहत जो चुनाव पूर्ण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिन राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया था उसके, वह चुनाव के पूर्व का गठबंधन है जो चुनाव के पश्चात भी बना हुआ था। अर्थात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेने के पश्चात भी वह गठबंधन वर्तमान में भी बना हुआ है और जो चुनाव के आधार पर वर्तमान की सरकार बनी है उसके पश्चात भी इस गठबंधन को अभी भी बना हुआ है और वह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अर्थात जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर इस गठबंधन को बनाया गया था वह गठबंधन बना हुआ है और बहुमत की सरकार होने के बाद भी यह जारी है। तो यह निश्चित रूप से भारतीय गठबंधन की जो राजनीति है उसको मजबूती प्रदान करता है और उसको एक ऐसी अवस्था प्रदान करता है कि जहां पर जो दल एक साथ आ रहे हैं उन दलों का उद्देश्य केवल गठबंधन बनाना ही नहीं और उस गठबंधन के पश्चात यदि एक दल की सरकार बन जाती है तो उस गठबंधन से नाता तोड़ देना नहीं है, बल्कि एक साथ बने रहकर जिन उद्देश्यों को, लक्ष्यों को, जनता की अपेक्षाओं को वे चुनाव में लेकर गए थे उनको उन्होंने बनाए रखा है, उनको वह उनके आधार पर कार्य कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जो गठबंधन है वह गठबंधन जहां पर भारतीय राजनीति में मूल्यों की स्थापना करते हैं, जहां उसको और मजबूती प्रदान करते हैं, सबलता प्रदान करते हैं और ऊपर से जो केंद्र स्तर से लेकर जो स्थानीय स्तर तक की राजनीति है उसके लिए आदर्श स्थापित करते हैं। इस तरीके के मूल्यों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता है। तो भारत में जो गठबंधन की राजनीति है उसमें पिछले कुछ दशकों की जो राजनीति रही है उसने उस राज्य गठबंधन की राजनीति को इस तरीके से बढ़ावा दिया कि जहां पर राजनीतिक दलों के उद्देश्य और राजनीतिक दलों के उद्देश्यों के साथ साथ जो सरकारों के उद्देश्य थे वह सरकार बनाना प्रमुख उद्देश्य हो गया था, जबकि जनता के हित, जनता के जो मांगे थी, उनकी जो अपेक्षाएं थी वो कहीं पीछे रह गई थी। जहां पर राजनीतिक दलों की प्रमुखता रही है वहीं पर उसी के साथ साथ निर्दलीय दलों का इन गठबंधनों में शामिल होना भी एक महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। यद्यपि जो चुनाव लड़े जाते हैं उनमें राजनीतिक दल जहां अपनी विचारधाराओं को लेकर जाते हैं, जहां अपने घोषणा पत्रों को लेकर जाते हैं, वहीं पर ये निर्दलीय उम्मीदवार जो उनके स्वयं के द्वारा उद्देश्य निर्धारित होते हैं, लक्ष्य निर्धारित होते हैं, उनको लेकर वह जनता के मध्य जाते हैं। और भारत में पिछले कुछ दशकों का अनुभव रहा है कि इन निर्दलीय उम्मीदवारों को भी जनता के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है और विभिन्न निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनकर स्थानीय स्तर की संस्थाओं में, राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका में, केंद्र स्तर पर संसद में भेजा जा रहा है। उस प्रकार की राजनीति प्रक्रिया में जहां पर कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है और बहुत सारे दल जब एक साथ मिलकर आते हैं तो जहां पर बहुत कम सीटों का अंतर रहता है सरकार गठन के लिए, तो वहां पर इन निर्दलियों की भूमिका भी भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने जो इस गठबंधन की राजनीति को जो दलों के मध्य थी उसको अब निर्दलीय सदस्य जो उन चुनकर आए हैं उन्होंने उसको एक नई दिशा प्रदान कर दी, नई दशा प्रदान कर दी। इसके तहत कि सरकारों का गठन उन निर्दलीय सदस्यों के ऊपर निर्भर होने लगा।
अर्थात यदि किसी सरकार को गठन करने के लिए कम ही सीटों की आवश्यकता है और जो दो दल हैं जिन्हें सबसे अधिक सीटें मिली हैं, वो किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद के आधार पर उन निर्दलीय सदस्यों को अपनी तरफ मिलाकर उनके साथ गठबंधन करके सरकार का गठन करते हैं। जो भी राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं के साथ, अपने उद्देश्यों के साथ और जनता की अपेक्षाओं के साथ समझौता कर लेते हैं, तो वे उन निर्दलीय दलों का समर्थन प्राप्त करके यह समर्थन सरकार में अंदर से भी हो सकता है, सरकार का हिस्सा बनकर भी हो सकता है और सरकार के बाहर रहते हुए भी वे समर्थन प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो निर्दलीय सदस्यों का समर्थन होता है वह सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा है या वे बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। कभी कभी इन निर्दलीय सदस्यों के जो उनकी निष्ठाएं हैं उनका परिवर्तित होने के साथ या गठबंधन में जो उनका समझौता है उसके परिणाम स्वरूप कभी कभी सरकारें बनी हैं और कभी इन निर्दलीय सदस्यों के सत्ता परिवर्तन में अपनी भागीदारी परिवर्तित करने के कारण सरकारें जो हैं वह समय से पूर्व गिर भी गई हैं। गठबंधन की राजनीति जहां गठबंधन सरकारों को प्रदान करती है, उन गठबंधन सरकारों का मूल्यांकन की जब हम बात करें तो मूल्यांकन इन गठबंधन सरकारों का बनाने के आधार पर नहीं, सरकार 5 वर्ष चलाने के आधार पर नहीं, बल्कि इन गठबंधनों का जो मूल्यांकन है वह मूल्यांकन इनकी कार्य प्रणाली के आधार पर, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन्होंने जनता के समक्ष रखा है, जिसको लेकर गठबंधन किया गया है, उसके तहत मूल्यांकन होना चाहिए कि क्या ये गठबंधन अपने जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत जो विकास परक योजनाएं हैं, जनता के लिए जो नीतियों का निर्माण किया गया है, उनको सही प्रकार से लागू करने में ये कितने सक्षम रहे हैं। जब ये सक्षमता उनकी सिद्ध हो जाएगी, लोगों का विश्वास ये प्राप्त कर लेंगे, तो इस प्रकार के गठबंधन निश्चित रूप से जनता के लिए भी और देश के लिए भी अच्छे रहेंगे। परंतु केवल गठबंधन की राजनीति के आधार पर सरकारें बना लेना, सरकारें चला लेना ही भारत जैसे देश के लिए, जहां पर लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए, उनकी प्रक्रियाओं को लोकतांत्रिक बनाने के लिए, जहां पर सरकारों के द्वारा, जनता के द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता है, वहां पर इस तरीके की गठबंधन की राजनीति से ऊपर उठकर गठबंधन किए जाएं, विचारधाराओं में साम्यता स्थापित की जाए और अगर यह साम्यता किन्हीं आधारों पर भिन्नता है तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाएं उनको प्राप्त करने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जाएं, जिससे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रत्येक स्तर पर और समृद्ध हो सके और मजबूत बन सके और ये गठबंधन जनता का समर्थन भी प्राप्त कर सके। और जब इस प्रकार के गठबंधन बनेंगे तो भारत में जनता का विश्वास भी इस प्रकार के गठबंधनों में बना रहेगा और यह जनता की मांगों को पूरा करेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करते हुए जो उनके द्वारा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको भी प्राप्त करने की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।